हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है रेगिस्तान में जीवन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की वनस्पति और किस प्रकार का जनजीवन देखने को मिलता है। सबसे पहले इस चैप्टर में बताया हुआ है कि इस बुक के चैप्टर नंबर 5 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो और फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना जो है वो काफी ज्यादा कठिन होगा। लेकिन हम इस चैप्टर में विश्व के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे जहां लोग जो है वो बहुत अधिक तापमान पर भी रहने में अपने आप को एक तरीके से अनुकूल कर चुके हैं, मतलब अधिक तापमान पर भी अपने आप को जीवन जीना वहां पर सीख चुके हैं। तो इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, मतलब जिन स्थानों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ तो आग की तरह गर्म है और कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां पर कृषि करने के लिए बस जाते हैं। मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां भी थोड़ा सा ऐसे लगे कि यहाँ पर जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो वहां पर लोग बस करके छोटा मोटा अपने लेवल पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर रेगिस्तान की एक डेफिनेशन दी हुई है कि रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। मतलब यहाँ पर रेगिस्तान की कुछ एक तरीके से विशेषताएं दे रखी हैं कि ये सारी विशेषताएं रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब इस चैप्टर में गर्म रेगिस्तान को समझाने के लिए सहारा का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सहारा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो है, उसके उत्तरी भाग पर, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा का रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला है। भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर पर भारत जो है वो फैला हुआ है। मतलब भारत से 1/4 हिस्से पर अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल जो है या फिर सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है और इन देशों के नाम है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। देखो, रेगिस्तान जब हम सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी, मतलब बालू की विशाल जो परतें हैं या विशाल टीले जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम सहारा मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर मतलब बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टीलों के बजाय यहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, और ये यहाँ पर जो चट्टानें देखने को मिलती है ना, वो लगभग जो सतह है उससे 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। मतलब इतनी ऊंचाई तक यहाँ पर चट्टान जो है वो एक तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमने सहारा मरुस्थल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स स्टार्टिंग में डिस्कस किए। अब यहाँ पर मैप दे रखा है अफ्रीका महाद्वीप का, और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर है, स्काई कलर में जो व्हाइट कलर है, ये अफ्रीका मरुस्थल का रीजन है। और ये कंट्रीज की जो बॉर्डर है किन किन कंट्रीज में एक्सटेंडेड है, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि देखो, आपको क्या लगता है कि सहारा मरुस्थल जिस तरीके से आज लोकेटेड है, क्या पहले भी इसी तरीके से था? तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। सहारा रेगिस्तान जो है वो एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से ये बातें हमें पता चलती है। वहां पर जो चित्र हमें मिले हैं सहारा मरुस्थल की गुफाओं में, वहां पर नदियों और मगर जो है, इनके चित्रों से पता चलता है कि यहाँ पर नदी भी थी, उन नदियों में मगर भी पाए जाते थे। इसके अलावा हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला और जिसकी वजह से ये जो रीजन है वो गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गया। और यही रीजन है कि जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग जो कंडीशन है वो उभर करके सामने आएगी। इसीलिए हर कंट्री जो है वो फोकस कर रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर फोकस किया जाए और टेम्परेचर जो है वो हमारा ना बढ़े और जो भी पोल्यूशन है उसको कर्ब किया जा सके।
तो यहाँ पर ये सहारा मरुस्थल का हमने मैप देखा। अब हम बात करेंगे कि सहारा मरुस्थल में किस तरीके की जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो सहारा मरुस्थल है, पहले आप ये देखिए, ये जो लीबिया है, इसमें जो त्रिपोली जो है उसके पास में एक जगह है, यहाँ पर अल अजीजिया। अल अजीजिया जो है यहाँ पर 1922 में 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है, जो सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया था। मतलब आप देख सकते हो कि सहारा मरुस्थल में टेम्परेचर जो है वो कितने हाई लेवल तक देखने को मिलता है। जलवायु की अगर हम बात करें तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ पर जो है वो वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। आकाश जो है वो हमेशा बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। मतलब अगर थोड़ा बहुत ऐसे नमी देखने को मिले ना, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो समय से पहले ही वाष्पित हो जाती है। दिन जो है वो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे यहाँ की जो रेत है और जो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो ये जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ की जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं तथा तापमान जो है वो रात में गिर करके हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ताप का अंतर यहाँ पर कितना देखने को मिलता है। मतलब तापांतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेगुलर रहने वाले लोग जो हैं वो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को एक तरीके से अनुकूल बना लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके की वनस्पति और कौन कौन से प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ये हरित द्वीप क्या होते हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए। यहाँ पर बता रखा है कि क्या होता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब मिट्टी जो है वो उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है तो उस जगह पर एक गड्ढा सा बन जाता है वो, ठीक है। और वो गड्ढा जो है वो थोड़ा गहराई में होता है, तो भूमि में जो जल है वो थोड़ा सा सतह पर आ जाता है। मतलब थोड़ी नमी वहां पर देखने को मिलती है, तो वहां पर फिर मरुद्यान बन जाते हैं। ओके, ये क्षेत्र जो थोड़ी सी नमी देखने को मिलेगी तो कंपैरिजन में अदर एरिया से थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो उपजाऊ वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो लोग इसके आसपास वाले एरिया में निवास करने लग जाएंगे। खजूर के पेड़ और अन्य फसल जो है वो यहाँ पर सहारा के मरुस्थल में ऐसी जगह पर उगा लेते हैं। कभी कभी इस तरीके के जो मरुद्यान है वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोरक्को में टैफिलालेट एक मरुद्यान है जो बहुत ही ज्यादा विशाल है और लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की वनस्पति की। अब बात करते हैं लोगों की। यहाँ पर प्राणियों की अगर हम बात करें तो ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। लोगों की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से बेदुइन और तुआरेग ये लोग शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग, चलवासी मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। ऐसी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल आदि बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग जो है वो भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में जो मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी ये लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली, मिस्र मतलब इजिप्ट में उगाई जाने वाली कपास जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये जो रीजन है ना, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, यहाँ पर तेल की खोज, तेल मिला है, तो इसकी वजह से जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि तेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्पाद है, पूरे विश्व में इसकी मांग है। तो इस एरिया में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग गया। तो इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम ये भी यहाँ पर सम्मिलित है।
सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ पर जो है वो ऊंचे ऊंचे घर जो हैं, भवन जो हैं वो दिखाई देने लग गए हैं। पहले यहाँ पर ऊंटों का प्राचीन मार्ग जो था वहां पर अब सुपर महामार्ग बन गया है। नमक के व्यापार में ऊंटों के स्थान पर अब ट्रक का उपयोग होने लगा है। तुआरेग लोग जो यहाँ पर सारा मरुस्थल में रहते थे ना, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा, यहाँ देखो बेदुइन और तुआरेग। तो तुआरेग लोग जो हैं वो विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। और अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो एक तरीके से जो यहाँ पर सहारा के मरुस्थल में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने डिस्कस किया गर्म रेगिस्तान के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे ठंडे रेगिस्तान के बारे में। तो ठंडे रेगिस्तान को समझाने के लिए यहाँ पर लद्दाख का एग्जाम्पल लिया है। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां जो यहाँ पर लद्दाख से बहती हैं वो गहरी घाटियों का और गोर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी। तो लद्दाख जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाग का अर्थ होता है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास है जो लद्दाख में स्थित है। अब ये जो लद्दाख है, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जो है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया प्रदेश आप इस तरीके से समझो कि ये पहाड़ है और पहाड़ के इस तरफ जो है वो लद्दाख वाला रीजन लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो भी मानसूनी हवाएं जाती हैं वो यहाँ पर ही वर्षा करके रुक जाती हैं। ये जो पहाड़ का वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब इसकी छाया में जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो ये इमेज दे रखी है, यहाँ पर आप समझिए ये जो रीजन है ये लद्दाख वाला रीजन है और यहाँ पर जो है वो बारिश देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बारिश होती है। साल में 10 सेंटीमीटर ही बारिश देखने को मिलती है और ये तो एवरेज है, कभी कम कभी थोड़ी सी कम हो सकती है, कभी थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। यह क्षेत्र जो है वो बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप का अनुभव करता है। अगर आप यहाँ पर धूप में बैठे हो और अगर आपका एक हाथ जो है वो छाया में है और एक हाथ जो है वो आपका किस में है, धूप में है, तो यहाँ पर जो है आप ये मान सकते हो कि जो एक ही समय में आपको एक तरफ जो है वो भयंकर ठंड भी देखने को मिलेगी और एक तरफ धूप जो है वो जलाने वाली धूप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब उष्माघात जो इशू है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लद्दाख जो है उसको खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब बात कर लेते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात की। तो यहाँ पर उच्च शुष्कता है, तो जिसके कारण वनस्पति काफ़ी विरल है और जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत क्या होता है? शरपत एक तरीके की लकड़ी जिसका यूज़ जो है वो शरपत पेड़ की लकड़ी से जो है क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाया जाता है। तो घाटी में शरपत और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ जो हैं वो पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। प्रवासी पक्षी मतलब कहीं और पर रहते हैं, लेकिन जब कुछ टेम्परेचर या कुछ कंडीशन चेंज होती है तो वो यहाँ पर भी आते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है।
भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो याक पाया जाता है उसके बालों का उपयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। ये बात जो है वो आप हमारी जो साइंस की 6th और 7th की जो बुक है जिसमें तंतु से वस्त्रों तक, रेशों से वस्त्रों तक जो चैप्टर है उसमें जाकर के आप देख सकते हो। तो उसमें बताया हुआ है कि याक जो है उसके बालों का उपयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। ओके, और यहाँ पर एक तरीके से याक का उपयोग जो है वो बोझा ढोने के लिए भी किया जाता है इसमें लद्दाख वाले रीजन में। अब यहाँ पर लोगों की अगर हम बात करें तो लद्दाख में यहाँ के जो लोग हैं या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं, मतलब दो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मेजोरिटी में यहाँ पर पाए जाते हैं लद्दाख वाले रीजन में। और वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, अपने परंपरागत गोपा के पास साथ स्थित है। और कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, थिक्से, से, लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के जो लोग हैं वो जो आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में यहाँ की जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग जो हैं वो धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेत में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आजीविका का मुख्य साधन क्या है, तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए बहुत आते हैं। तो पर्यटन जो है वो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर, उत्सव और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। तो आधुनिकीकरण के कारण यहाँ के जनजीवन में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। लद्दाख के लोगों ने धीरे धीरे प्रकृति के साथ में अपना समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से गुजरता है। दर्रे मतलब पहाड़ के बीच में ऐसी जगह जिनके बीच में आप इससे इस साइड से दूसरी साइड पास हो सकते हो। तो रोहतांग ला, बारालाचा और लुंगा लाचाला और लंगटंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाकी समय पर यहाँ पर जो है वो भारी बर्फ देखने को मिलती है जिसकी वजह से यहाँ पर आर पार जाना मुश्किल होता है। तो ये हमने हमारे विश्व में जो ठंडे और गर्म रेगिस्तान दोनों के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। दोनों में हमने ये समझा कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बारिश दोनों ही जगह बहुत कम होती है और टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग कृषि को बहुत ही मामूली तरीके से करते हैं, उसके कुछ अल्टरनेट होते हैं। यहाँ पर कुछ जानवरों को पालते हैं, उन जानवरों का उपयोग अपनी हर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।